नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के वीकली वाणी के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इस हफ्ते के कुछ मेजर न्यूज़ इवेंट्स और ट्रिगर्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है कि इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर यूनिक निवेशक हैं वो 10 करोड़ हैं। मतलब जो हाईएस्ट, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्रिप्टो ऑनर्स जो हैं वो इंडिया में है। मेरे ख्याल से जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके अंदर क्रिप्टो जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा निवेशक यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर दूसरे देशों के साथ कंपेयर किया जाए तो इंडिया के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 2.74 करोड़ क्रिप्टो ऑनर्स हैं, रशिया के अंदर 1.74, नाइजीरिया में 1.30। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दे रहा कि आप क्रिप्टो के अंदर निवेश करें, क्योंकि मेरा मानना अभी भी यही है कि क्रिप्टो का कोई भी अंडरलाइंग एसेट नहीं है। जो भी एसेट की डेफिनेशन होती है वहाँ पे कोई ना कोई एक अंडरलाइंग एसेट ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर निवेश काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन यहाँ पे निवेशक जो हैं वो रिटर्न्स को देख के उस पर्टिकुलर क्लास की तरफ खींचे चले आते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि 10 करोड़ निवेशक, यूनिक निवेशक इंडिया के अंदर क्रिप्टो के अंदर निवेश करते हैं। दोस्तों चलते हैं अगली एक महत्वपूर्ण न्यूज़ के ऊपर। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है यहाँ पे दोस्तों। जो एक स्टडी की गई थी यूएस के ग्रोथ स्टॉक्स के ऊपर, और यहाँ पे ये फाइंड आउट किया गया कि यूएस के जो आधे से ज़्यादा ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनकी नेगेटिव अर्निंग्स हैं। तो ये ग्राफ की सहायता से आप देख सकते हैं कि 1980 से 2020 तक का ये ग्राफ है, जहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंपनीज विद नेगेटिव टीटीएम अर्निंग्स, मतलब ये वो कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में तो पैसा कमा के दे रही है लेकिन खुद पैसा नहीं कमा रही, अगर एक लेमन टर्म में समझा जाए। इनकी अर्निंग्स जो है वो नेगेटिव हैं, और ये पिछले 40 साल के दौरान ये नंबर अब इस समय हाईएस्ट है। लगभग 2000 के अंदर ये नंबर जो है, 2000 साल के अंदर ये नंबर जो है 60% था। उसके बाद ये नंबर फिर से इंक्रीज हुआ 2008 के आसपास, 2008-9 में, और ये नंबर इस समय जो है लगभग 65-66% के आसपास है। दोस्तों हमें यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि जो कंपनी की अर्निंग होती है या जो एसेट क्लास होती है वहाँ पे अगर कंपनी की नेगेटिव अर्निंग है, चाहे फ्यूचर इज़ ऑलवेज ब्राइट ऐसा कहा जाता है, लेकिन जो आज हम देखते हैं कि कंपनी की अर्निंग नेगेटिव है और स्टिल ये स्टॉक का प्राइस जो है दौड़े जा रहा है, तो ये एक डेंजर का साइन होता है। और इस पर्टिकुलर जो फिनोमिना है उसको कहा गया है ग्रोथ बबल। मतलब ये वो कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में तो लोगों को पैसा कमा के दे रही हैं लेकिन खुद कोई पैसा नहीं कमा रही। और दोस्तों इंडिया में भी आपने देखा होगा कि जितने स्टार्टअप्स हैं, चाहे उनकी वैल्यूएशंस कितनी ज़्यादा हो जाए, एक एजुकेशन स्टार्टअप है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बज़ है लेकिन वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, फ्यूचर में वो प्रॉफिटेबल होगी ऐसा काफ़ी सारे लोग कहते हैं, लेकिन फ्यूचर किसी ने नहीं देखा दोस्तों। पास्ट इज़ मेमोरी, फ्यूचर इज़ इमेजिनेशन। तो मेरा ये मानना है कि ग्रोथ बबल के बारे में इंडिया में अभी तक शायद कोई स्टडी नहीं की गई, और मैं विश करता हूँ या चाहता हूँ कि ऐसी कोई स्टडी की जाए। मैं खुद इसके ऊपर कुछ स्टडी करने की कोशिश करूँगा, हिस्टोरिकल डेटा अगर मुझे मिलता है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ छपी है कि जो मल्टीबैगर स्टॉक्स होते हैं, यहाँ पे सब लोग मल्टीबैगर के बारे में बात करते हैं। जब वो स्टॉक मल्टीबैगर बन जाता है उसके बाद हर कोई ऐसे शो करता है जैसे सबके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर बताया गया है कि जो मल्टीबैगर स्टॉक्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, और उनके जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसके दौरान उसको होल्ड करना भी इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। दोस्तों ये चूंकि एक पेड आर्टिकल है, लेकिन मैं आपको यहाँ समरी के तौर पे बता देता हूँ कि यहाँ पे 50
टॉप मल्टीबैगर्स के ऊपर स्टडी की गई थी और इसके अंदर पता लगाया गया कि इनको आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और ये 10 साल के पीरियड के ऊपर स्टडी की गई है और इन स्टॉक्स के अंदर कोई क्लियर पैटर्न नहीं होता, कोई क्लियर टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। तो इनको आइडेंटिफाई करना, अगर आपने आइडेंटिफाई कर भी लिया उसके बाद इसको होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, शायद कुछ ही निवेशक ऐसा कर पाते हैं। दोस्तों अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं जहां पे पावर क्राइसिस के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में पूरा एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे रीजंस बताए गए हैं कि क्यों ये पावर क्राइसिस हो सकता है। तो जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे सेक्टर्स में, उसके अंदर एक शार्प इंक्रीज देखने को मिला और यहाँ पे जो आपके कोल इंपोर्ट्स हैं उसके अंदर 40% गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों ये दो पॉसिबल रीजन हैं कि पावर क्राइसिस हो सकता है कि इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हो गए, हमने इंपोर्ट कम करना शुरू कर दिया और यहाँ पे डिमांड जो है बढ़ गई, इस वजह से ये पावर क्राइसिस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो क्राइसिस है ये शायद शॉर्ट टर्म रहे या एक छोटी अवधि के दौरान रहे और यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी जानकारी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, इस छोटे से आर्टिकल में दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों पिछले हफ्ते आपने देखा कि टाटा मोटर्स का शेयर एकदम काफ़ी तेज़ी से दौड़ा, तो यहाँ पे इसका जो एक प्रमुख कारण था आप एक्सचेंज में फाइलिंग में देख सकते हैं। टीपीजी जो ग्रुप है उन्होंने टाटा मोटर्स के ईवी बिजनेस और पीवी बिजनेस में निवेश किया है लगभग $1 बिलियन। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन उन्होंने लगाई है इस कंपनी की वो लगभग $9 बिलियन के आसपास लगाई है। इस चक्कर में आपने देखा होगा कि टाटा के सभी स्टॉक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दौड़े। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑटो सेक्टर से ही संबंधित एक और खबर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चिप सेमीकंडक्टर, इसकी शॉर्टेज की वजह से जो पैसेंजर व्हीकल की सेल है वो लगभग 41% गिर गई सितंबर के अंदर। तो ये जो है ये एक अच्छी खबर नहीं है ऑटो सेक्टर के लिए। दोस्तों चलते हैं अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे चाइना के बारे में एक न्यूज़ आ रही है कि चाइना अब जो है वो उनका जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है वो इंस्पेक्ट कर रहा है जो उस देश के सबसे बड़े स्टेट रन बैंक्स हैं, इंश्योरर्स या बैड डेट मैनेजर्स को। पहली बार हो रहा है ऐसा 6 साल के अंदर, जहां पे ऐसा माना जा रहा है कि जो करप्शन है सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में जो करप्शन है उसको यहाँ पे जड़ से उखाड़ फेंकने का एक स्टेप लिया जा रहा है और ये फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो $54 ट्रिलियन का है, जो कि बहुत बड़ा है। चाइना एक वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज है, तो ये जो है ये फिर से कोई अच्छी खबर नहीं है चाइना से। तो चाइना के ऊपर हमारी खास नज़र रहती है और हम एक सही समय का इंतज़ार करेंगे जहाँ पे हम चाइना के अंदर दोबारा निवेश कर सकें। दोस्तों अगली खबर जो है रिटेल इन्फ्लेशन, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते के वीकली वानी में चर्चा की थी कि यहाँ सितंबर में ये गिर के 4.35% रहेगी और अच्छी खबर है कि आईआईपी की जो ग्रोथ है वो 11.9% है अगस्त के अंदर। तो ये एक अच्छी खबर आ रही है, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है उसके अंदर कोई कमी नहीं देखने को मिली। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। उसी तरीके से WPI इन्फ्लेशन जो है वो 6 महीने के लो 10.66% पे आ चुकी है और यहाँ पे जो फूड प्राइसेस हैं उनके जो फूड का दाम है वो कम हुआ है, इस वजह से इन्फ्लेशन में कमी देखने को मिली है। दोस्तों अगले हफ्ते मार्केट में कोई ऐसा मेजर इवेंट नहीं है जिससे स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 19 अक्टूबर को स्टॉक मार्केट बंद है, ट्यूसडे को छुट्टी है मार्केट में। तो अगर आप ऑप्शन राइट करते हैं या बाय करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए ये जो इवेंट्स हैं ये जानने ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीकली वानी का एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आने वाले समय में अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर
मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।